तो नमस्कार प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के 15 गेस प्रश्न यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष मौजूद हुए हैं। साथियों, आज हम लोग 15 वैसे प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया है। इसमें से कोई एक ऐसा भी प्रश्न नहीं है जो रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, यानी कि बार बार जो क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में, उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में लिए हुए हैं। चलिए, और यह आपका पहला प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? साथियों, आप लोग बिहार बोर्ड 2025 फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। आप लोग को खूब ज़ोर से, खूब अच्छे तरीके से मेहनत करने की ज़रूरत है, चूँकि एक अंक भी आपका वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, आपका एक-एक क्षण महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है? तो बिल्कुल जितने भी प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है, आप उन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, या ऐसे ही याद हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे भी करके आप इन सभी प्रश्नों को याद अवश्य कर लें। देखिए, आपका पहला प्रश्न कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? साथियों, यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है तथा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यहाँ पे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है, बातचीत करने की एक कला है। ठीक है, जो कि यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। बातचीत करने की इस कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका दूसरा नाम शुद्ध कोष्ठी है। साथियों, आपसे अगर कोई रे कहकर बात करता होगा तो आपको उनका शब्द अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन कोई आपको हो या जी कहता होगा तो लगता होगा, आपके कानों को आपको बहुत ही सुख मिलता होगा कि हाँ, यह अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है। ठीक उसी अनुसार जो यूरोप के लोग होते हैं ना, उनमें एक कला पाई जाती है, यानी कि इतनी चतुराई के साथ वो आपसे बातचीत करेंगे ना कि आपको इतनी खुशी होगी उनसे बात करके, उनकी बातों को सुन करके। तो वह एक ऐसी चतुराई के साथ बात करते हैं। तो जो लोग बातचीत करते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक ऐसी कला है ना, जिसे सुन करके, यानी कि यह अधिकतर यूरोप को लोग ये इतने मीठे बातों में बोलते हैं, इतने अच्छे शब्दों से बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी सुनने में बहुत ही हमें अच्छा लगता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने की एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है, और बातचीत करने की इस कला में ऐसी चतुराई के साथ बातचीत करते हैं कि जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका नाम शुद्ध कोष्ठी भी है, दूसरा नाम। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए कि अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? साथियों, बोला जाए कि अगर आप में बोलने की शक्ति ना होती, क्या? वाक शक्ति, बोलने की शक्ति ना होती, सुनने की शक्ति ना होती, यानी एक शब्द में बोला जाए, अगर बातचीत करने की शक्ति ना होती तो क्या होता? उत्तर लिखेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति यानी कि बातचीत करने की शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते, और हम जो बोल करके एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव करते हैं, वह बातचीत करने की यह शक्ति नहीं होने के कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और नहीं अनुभव कर पाते। सही भी बात है। अगला प्रश्न कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? साथियों, यह प्रश्न फर्स्ट चैप्टर बातचीत से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। साथियों, अगर मनुष्य बोल रहा है, बोलने के क्रम में अपनी शारीरिक क्रियाकलाप कुछ कर रहा है, तो उसको देख करके ही, उसके बातों को सुन करके ही कि वह व्यक्ति कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ठीक है,
वह मतलब देखिएगा कि शादी विवाह किसी का होता होगा तो लड़के को बुला करके कुछ बुलवाया जाता है, लड़की को बुलवाया जाता है कि तुम्हारे मामा जी का नाम, तुम्हारे पिताजी का नाम, तुम्हारा गांव कहाँ है। यानी कि उसके बोलने की उस भाषा से, उस शैली से उसके गुणों के बारे में पता चल जाता है। तो यही बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। एडिशन का राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल करके बात कर पाते हैं। लेकिन अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर बातें खुलकर नहीं हो पाती। साथियों, आप जानते होंगे, आप देखते होंगे कि आपका कोई दोस्त बातचीत कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से, और आप वहाँ पर जाते हैं तो वह दोस्त का बात बदल जाता है, यानी कि जो लोग बात करते थे वह बात बदल जाता है। या आप किसी दोस्त के साथ बातचीत कर रहे होते हैं और कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ पर आ जाता है तो आपकी बातचीत करने की शैली बदल जाती है। तो यही बात बोलते हैं एडिसन जी कि असल बातचीत जो है ना, एक मन से बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। कोई अगर तीसरा व्यक्ति आता है तो खुल करके बातें नहीं हो सकती। चलिए अगला प्रश्न कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। साथियों, उसने कहा था, पाठ का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला जा रहा है कि लहना सिंह एक वीर सिपाही है। वह, उसने कहा था, कहानी का प्रमुख पात्र और नायक भी है। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। कहानी में लहना सिंह कहानी का नायक, सच्चा प्रेमी, बहादुर तथा निडर तथा वचन पालन करने वाले के रूप में उभारा गया है। साथियों, यह जो लहना सिंह है ना, एक वीर सिपाही है, यानी कि एक सैनिक है। और उसने कहा था, जो आप कहानी पढ़े हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित, उसका प्रमुख पात्र था, नायक भी है, यानी कहानी का हीरो यही है। लेखक ने इस कहानी में उसने कहा था, कहानी में इसके ही इर्द गिर्द यानी इसके चरित्र को ही उभारा है इस चैप्टर में। और लहना सिंह इस कहानी में सच्चा नायक, एक कहानी का नायक, एक सच्चा प्रेमी भी बनता है, बहादुर तथा निडर साहसी भी बनता है, वचन पालन करने वाला व्यक्ति भी बनता है। यानी इसके इन्हीं किरदारों को इस पाठ में उभारा भी गया है। अगला प्रश्न कि लहना सिंह के गांव में आया, लहना सिंह के गांव में आया, तुर्की मौलवी क्या कहता था। साथियों, जो लहना सिंह के गांव में जो तुर्की मौलवी आया करता था, वह क्या कहता था कि लहना सिंह के गांव में आया जो तुर्की मौलवी है, वह कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मंडी में बनियों को बहकाता था, वह कहता था कि डांक खाने से रुपए निकाल ला, सरकार का राज्य जाने वाला है। वह क्या था, वह बोलता था, वह मौलवी बोलता था, तुर्की मौलवी, कि जर्मनी जो वाले हैं ना, वो बड़े पंडित बनते हैं, हमारे ही द्वारा, हमारे ही देश में, भारत में जो वेद लिखा गया है उसको पढ़ पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं, जहाज चलाने की विद्या जान गए हैं। और वह यह भी कहता था कि मंडी में जितने भी बनिया थे ना, जितने भी व्यापारी थे, उनको कहता था, बहकाता था कि जाओ डाक खाने में जो तुमने पैसे जमा किए हैं वह निकाल करके लेके चले आओ, क्योंकि सरकार का राज्य जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। बताइए, जो जयप्रकाश नारायण जी थे, जो कि किसके लेखक हैं, संपूर्ण क्रांति पाठ के, पटना में भाषण आपको याद ही होगा। तो जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण ने लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है वहाँ के कम्युनिस्ट को हरगिज वहाँ के आज़ादी की लड़ाई को अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथ में रहता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं होना चाहिए, अपने को आइसोलिस्ट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता के दीवाने थे, वह आज़ादी चाहते थे। उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष केवल कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने उसके साथ स्वतंत्रता संग्राम क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अगला प्रश्न कि बापू और नेहरू की किस बात का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया है।
ठीक है, तो उत्तर लिखिएगा कि जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं, जो काम गलत होंगे उनकी नीतियां भी गलत होंगी, वह उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महत्ता थी कि वह किसी भी बात को बुरा नहीं मानते थे। वह हमें बुलाकर के प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाया भी है। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे, उनको भाई ही कहते हैं, जो जयप्रकाश जी को मानते भी थे। जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचना को बुरा नहीं माना। सही बात है। जयप्रकाश नारायण जी ना, जो व्यक्ति होता था, कोई उनका सगा साथी ही क्यों ना हो, अगर वह काम गलत कर रहे हैं तो उनका क्या कर देते थे, बुराई कर देते थे, आलोचना कर देते थे। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा उनका आलोचना किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो दलविहीन लोकतंत्र को का सपना सर्वोदय का सिद्धांत है, सभी का सिद्धांत है। उसकी मान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र का हिमायती है। यह लोकतंत्रवाद का एक मूल उद्देश्य भी है। यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी मात्रा में राज्य का अस्तित्व भी धूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलविहीन भी होगा। ठीक है, तो यही संबंध बताते हैं। अगला प्रश्न, जो कि अर्धनारीश्वर है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित उस पाठ से, कि अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। तो लिखेंगे इसका उत्तर कि अर्धनारीश्वर जो है ना, वह शंकर और पार्वती को कहा गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात नर में नारियों के गुण जैसे कि दया, ममता, सेवा, सहिष्णुता आए तो इनमें उनकी मर्यादाहीन नहीं होती, बल्कि उनके गुण में पूर्णता वृद्धि हो जाती है। आज के जमाने में नर नारी के गुण को सीख करके अपनी जीवन यापन करता है और नारी भी नर के गुणों को सीख करके समाज में अपना अस्तित्व बना रही हैं और शून्य को आत्मनिर्भर कर रही हैं। साथियों, आप सभी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इस चैप्टर में यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ में नारियों और पुरुषों का एक सामान्य रूप अर्धनारीश्वर की चर्चा की गई है और इसमें पुरुषों के बारे में यह बताया गया है कि अगर पुरुष जो है कठोर होता है और स्त्रियां क्या होती हैं, कोमल होती हैं। पुरुष को स्त्रियों का गुण अपना लेना चाहिए और स्त्रियों को पुरुष का गुण अपना लेना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे के गुणों को अपनाते हैं तो स्त्रियां भी इस समाज में सर उठा करके बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं और पुरुष भी अपने अंदर कोमलता का भाव धारण करके इस समाज में हर व्यक्ति के साथ नारीत्व अपना सकता है, यानी कि कोमल भाव से अच्छी तरीके से बातचीत भी कर सकता है। यानी कि अगर दोनों एक दूसरे का गुण अपनाते हैं तो यह कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, एक अच्छी बात है। ठीक है, अगला प्रश्न। और आपका अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ जी, प्रसाद जी और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं। और यह जो प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जा चुका है। इसका उत्तर लिखेंगे कि रविंद्रनाथ, प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद्र की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर इसलिए असंतुष्ट थे क्योंकि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चिंतन से हटकर के रोमांटिक चिंतन प्रस्तुत किया है। जैसे कि रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और मोहक माना है और नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। कर्म और शिक्षा दीक्षा लेकर के वह क्या करेंगी। जयशंकर प्रसाद ने स्त्री और पुरुष को अलग अलग माना है।
प्रेमचंद्र कहते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण को सीख लेता है ना, तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। इन सभी कल्पनाओं से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट हैं। रविंद्रनाथ और प्रसाद और जयशंकर प्रसाद तथा प्रेमचंद्र के इन्हीं बातों के कारण दिनकर असंतुष्ट नजर आते थे। ठीक है। और आपका अगला प्रश्न है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। यह भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है कि प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं और वह नारी को आनंद का खान समझते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, प्रवृत्ति मार्ग। और इसके विपरीत निवृत्ति मार्ग से तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मत जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते। वे लोग नारी को अपना जीवन से निकाल दिए हैं या क्या कर दिए हैं, त्याग दिए हैं। यानी नारियों को अपनाना प्रवृत्ति मार्ग और नारियों से बिछोह कर देना, उनको निकाल देना, त्याग कर देना निवृत्ति मार्ग। ठीक है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा, काफी बार पूछा भी गया है। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अभी यह 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने क्या कर दिया है, भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है साथियों। ठीक है। और यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई। साथियों, या इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को हमने कवर किया है वो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न 2 या 3 जरूर आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें। बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किया तो मानव की जीवन 2 भागों में बट गया। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय खेती बाड़ी में ही बीतने लग गया। नारी घर घर पर रही, उसका काम घर गृहस्थी संभालना रह गया। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है और बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होते चला गया। यानी कि नारी की पराधीनता शुरू से ही नहीं है। ठीक है। जब मानव ने कृषि का आविष्कार कर लिया है ना, पहले नारी और पुरुष ही नहीं एक शब्द थे, पहले मानव शब्द थे। लेकिन बाद में जब मानव के पास बौद्धिक क्षमता विकसित हुई तो एक नारी एक पुरुष हुए, और जब मानव ने खेती का आविष्कार, कृषि का आविष्कार कर लिया ना, तो उसने क्या कर दिया, बाहर जाकर के उसमें पुरुष खेती करने लगा और स्त्रियां घर में अछोड़न पछोड़न यानी बाहर से जो वह अनाज लेकर के आता उसको फटकने का काम तथा घर की गृहस्थी के जितने भी काम थे वह स्त्रियां करने लगी, जिसके कारण नारी की पराधीनता क्या हो गई, शुरू हो गई। ठीक है। यानी नारी पिछड़ा, पराधीनता का मतलब वह प्राचीन ही होती चली गई, पराधीन यानी पिछड़ी ही होती चली गई। और अंतिम नहीं 2 प्रश्न है। एक प्रश्न यह देखिए कि लेखक और मालती के संबंध का परिचय पाठ के आधार पर दे। तो लेखक मालती के दूर के भाई थे, पर बचपन में इनका संबंध सखा का था। यह एक साथ रहते थे, खेलते भी साथ में थे, लड़ते भी थे, साथ साथ पिटाते भी थे। लेखक का अध्ययन भी मालती के साथ हुआ था। दोनों का व्यवहार सखा के समान ही रहा है। कभी भ्रातृत्व रूप का और कभी किसी अन्य रूप में वे रिश्ते के बड़े छोटेपन में नहीं बंध सके थे। साथियों, लेखक और मालती का संबंध जो है इस पाठ के आधार पर अगर किया जाए तो आप यह लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उत्तर भी लिखा है हमने। तो इसमें यह बताया जाता है ना कि लेखक और मालती के संबंध के बारे में कि जो लेखक है ना वह मालती के दूर के भाई यानी खास भाई नहीं है। ठीक है। बचपन में इनका जो संबंध है सखा भाव, जिस प्रकार आप एक दूसरे के दोस्त होंगे उसी प्रकार से यह अपने लेखक और मालती एक दूसरे क्या थे, दोस्त। कौन? लेखक सच्चिदानंद हिरन वात्स्यायन अज्ञे जी। ठीक है। और मालती। ठीक है। साथ ही साथ पढ़ाई भी की, यानी सखापन के सम्मान वे लोग क्या किए हैं, अपना जीवन को व्यतीत किए हैं बचपन में। और अंतिम आपका प्रश्न कि गैंग्रीन क्या है। तो गैंग्रीन एक खतरनाक रोग है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभना आम बात है।
परंतु कांटा चुभने के बाद बहुत दिनों तक छोड़ देने पर व्यक्ति का पाँव जो होता है वह जख्म का रूप धारण कर लेता है, जिसका इलाज मात्र पाँव का कटना ही है। कभी-कभी तो इस रोग से पीड़ित रोगी को मृत्यु तक भी हो जाती है। देखिए, आपको कहीं काँटा चुभ जाता होगा, अगर उस काँटे को आप नहीं निकालेंगे ना, तो वह आगे चल कर के गैंग्रीन रोग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है? ये जो पहाड़ी पर रहने वाले लोग होते हैं, खासकर वह जब तटीय भागों में रहते हैं, पहाड़ी भागों में, तो वहाँ पर उनको काँटा चुभ जाता है। अधिकांशतः ऐसा रोग पहाड़ी भागों में देखा जाता है और जब वहाँ पे रहते हैं, तो उनके पाँव में मान लीजिए काँटा चुभ गया और उन्होंने उसको नहीं निकाला। बाद में गए तो डॉक्टर बोला है गैंग्रीन हो गया है। अगर गैंग्रीन हो गया है, तो पाँव को अब क्या करना पड़ेगा? काटना ही पड़ेगा, दूसरा अन्य कोई मार्ग नहीं रहता है, जो कि एक खतरनाक रोग भी है। साथियों, आशा करता हूँ आपको आज का यह क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए नए प्रश्नों के साथ।